बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पेरोल सिस्टम और उसके जो इंसेंटिव होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब पेरोल सिस्टम क्या चीज़ है, पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उन चीज़ों को हम समझेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है। ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो इस अपनी इस चीज़ को जो है वो दोबारा रिव्यू करेंगे। फिर उसके बाद सैलरीज और वेजेस क्या चीज़ होती है। फिर डिटरमाइनिंग वेजेस रेट, ठीक है ना, कि वेजेस को डिटरमाइन करने का एक वे क्या है, उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, इस चीज़ को हम देखेंगे। टाइम कीपिंग एंड इट्स रिकॉर्डिंग मेथड्स, इन चीज़ों को हम देखेंगे। क्लॉक कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड जो है इस चीज़ को हम इंशाल्लाह देखेंगे। और जॉब टाइम शीट जो है इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान के साथ मेरे साथ में इंशाल्लाह टच रहना है। ठीक है। अब हम अपने टॉपिक का जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेरोल सिस्टम क्या चीज़ है। कहता है द पेरोल इज अ लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मनी ड्यू टू ईच। ठीक है। एक तो ये पेरोल क्या चीज़ होती है, आपकी एक लिस्ट होती है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने उनको एक अमाउंट जो है वो पे करने के हवाले से उसमें मेंशन होता है। ठीक है। अब पेरोल लिस्ट इज प्रोड्यूस्ड ईच टाइम, इसको हम हर मरतबा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं दैट एम्प्लॉयज़ आर पेड, जो है जो इनको हमने अदायगी करनी होती है। वेजेस अर्नर्स आर पेड वीकली, जो जिनको हमने वेजेस अदा करनी होती है उसको वीकली बेसिस पे भी दिया जाता है। नॉर्मली इसको डेली वेजेस पे भी लिया जाता है। ठीक है। इसको मंथली बेसिस पे भी कर लिया जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सैलरी अर्नर्स आर पेड मंथली, लेकिन सैलरी जो होती है नॉर्मली इसको जो है हम मंथली बेसिस पे ही डील करते हैं। ठीक है। It is in fact salaries and wages which our employer pay its employees। ठीक है। पेरोल क्या चीज़ होती है, ये इनफैक्ट क्या होती है, सैलरीज या वेजेस होती हैं जो कि एक मालिक अपने एम्प्लॉयज़ को पे करता है। सैलरीज क्या चीज़ है, वो एक फिक्स अमाउंट होती है जो हमने हर महीने के आखिर पर जो है वो इसको अदा करनी होती है। ठीक है। क्या इसको सालाना बेसिस पे भी लिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली सालाना बेसिस पे ही होती है। नॉर्मली हम इसको मंथली बेसिस पे ही रखते हैं। वेजेस जो होती है इसको हम आवरली बेसिस पे भी ले लेते हैं, इसको हम डेली बेसिस पे भी ले लेते हैं, इसको हम जो है वीकली बेसिस पे भी ले लेते हैं, इसको हम मंथली बेसिस पे भी ले लेते हैं। ठीक है। और इसको हम यूनिट बेस्ड जो है किसी की प्रोडक्शन अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसकी बेसिस पे भी हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। अब पेरोल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, पेरोल जो है वो उसके अंदर कौन सी चीज़ शामिल है। एक तो डायरेक्ट लेबर के हवाले से हम पेरोल बनाते हैं, फिर इनडायरेक्ट लेबर के हवाले से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और फिर सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले से। ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स जो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके हवाले से हम पेरोल जो है वो अदा कर रहे होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है, इसके हवाले से हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको हम दोबारा देखते हैं। द कॉस्ट विच इज़ फुली ट्रेसेबल इन द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कि कॉस्ट यूनिट के अंदर जो एक कॉस्ट जो है जिसको हम मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। Direct labor cost is that portion of salaries and wages which can, as a practical matter, traced with and charged to a unit cost। ठीक है, कि जो एक कह लें कि आप जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं और प्रैक्टिकली या फिजिकली उसमें से ट्रेस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट लेबर है। और ये प्योरली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये जॉब या प्रोसेस लाइक ब्रिक्स वगैरह या स्पिनिंग वगैरह या इस तरह के जो भी प्रोसेस होते हैं वहाँ पे हम इन चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है, दीज आर द कॉस्ट विच आर नॉट आइडेंटिफाइबल
with or incurred directly in the production of a specific goods services वगैरह, ठीक है, कि जो आपकी ऐसी कॉस्ट जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बट आर एप्लीकेबल टू वेजेस, बट आर एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कि ये क्या चीज़ें होती हैं कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज से मुतल्लिका हो सकती है जो प्रोडक्शन के अंदर होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नॉर्मली हम इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सुपरवाइज़र की सैलरी हो सकती है, फोरमैन की सैलरी हो सकती है, स्टोर कीपर हो सकता है, क्लरिकल स्टाफ हो सकता है, ठीक है, या और भी इसके अलावा भी कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी हो सकती है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद जो है सैलरीज एंड वेजेस क्या चीज़ है, ये हमने लास्ट पीछे भी डिस्कस किया कि सैलरी एक फिक्स अमाउंट होती है जिसको आप जो है मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे आप पे करते हैं, नॉर्मली ये मंथली बेसिस पे ही होती है। जबकि वेजेस क्या चीज़ होती है, वेजेस जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को एक आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एक पेमेंट होती है, रेम्यूनरेशन होता है, या इसको आप जितने यूनिट प्रोड्यूस करता है एक आपकी लेबर जो है उसके हिसाब से आप पे करते हैं, उसको हम वेजेस कहते हैं, ठीक है। वेजेस को डिटरमाइन कर कैसे किया जाता है, वेजेस रेट्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर जो है आप इसको करते हैं। जॉब एनालिसिस इज ब्रेकिंग अप ऑफ अ जॉब इनटू basic elements or operations and studying them in detail into to find out the duties, responsibilities and skills, ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ होती है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आप उसको बाज़ दफ़ा आप अपने यूनिट की प्रोडक्शन के हिसाब से दे रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप उसको आवरली बेसिस के हिसाब से दे रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप उसको वीकली मंथली बेसिस पे भी पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह अपनी कंपनी के प्रोसेस को चलाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ की अपनी कुछ निटी ग्रिटीज़ होती हैं हर एक मेथड्स के हवाले से, तो वो उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स जहन में रखने की चीज़ है कि हम जो है सबसे पहले तो कोई भी एक जॉब जो होती है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें बेशुमार फ़ायदे होते हैं। मसलन इसकी कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, हम उन चीज़ों को सबसे पहले तो देखते हैं कि फैसिलिटेट सिलेक्शन राइट टाइप ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अगर हम जॉब एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करें तो हमें एक अच्छी जो वर्कर्स हैं उनको हम सही तरीके से तलाश कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं और उनकी हम ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो है हेल्प इन फिक्सिंग सूटेबल वेजेस रेट, ठीक है। अगर हमने प्रॉपर तरीके से जॉब का एनालिसिस किया हो कि हमें पता हो कि ये एक हमारा यूनिट जो है वो कितना टाइम लेता है प्रोड्यूस होने में, तो हम उसके हिसाब से भी उसको यूनिट की प्रोडक्शन के हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि जॉब हमारी किस नेचर की है, उसके ऊपर हमें किस तरह की लेबर चाहिए, तो हम उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको अपनी जॉब की एनालिसिस अगर आपने किया हुआ है तो आप उसका एक वेजेस रेट जो है वो सही मानों में आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, फॉर डिफरेंट जॉब्स। अच्छा उसकी करेक्टरिस्टिक के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, या जो भी उसमें आ जाते हैं मामले। इट हेल्प्स इन जॉब एवेल्यूएशन, फिर हम उसकी एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि हमारी जॉब जो है ये इतना टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए, तो हम अपने लेबर का जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं कि एक लेबर हमारी जो है वो अप टू द मार्क काम कर रही है, एफिशिएंट है, या उसके अंदर इनएफिशिएंसी पाई जाती है, ठीक है। जॉब एनालिसिस फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद वर्कर्स इन रिगार्ड्स टू ड्यूटीज वेजेस, ठीक है, ट्रांसफर और अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह। अगर हमने प्रॉपर तरीके से जॉब एनालिसिस किया हो तो डेफिनेटली जो है अगर हमारा वर्कर सही काम नहीं कर सकता तो हम उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ किस्म के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या डिसिप्लिनरी एक्शंस जो लेने होते हैं वो भी हम ले सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्लेसिंग एम्प्लॉयज ऑन द मोस्ट सूटेड जॉब्स, जॉब एनालिसिस हमें
एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करने के हवाले से, राइट लेबर जो है वो चूज़ करने के हवाले से, वर्कर्स चूज़ करने के हवाले से हमें सही बताता है, ठीक है, कि हमने किस तरीके से एक सूटेबल पर्सन को, सूटेबल वर्कर को हमने चूज़ करना है, और राइट पर्सन एट द राइट जॉब जो है वो हमने किस तरीके से उसको लगाना है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म एंड रिमूव्स इनइक्वलिटीज, ठीक है, कि अगर हमें जॉब एनालिसिस हमने प्रॉपर तरीके से किया हुआ तो हम उसकी टर्नओवर, ठीक है, या उसके हवाले से जो भी इनइक्वलिटीज पाई जाती हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि टाइम कीपिंग क्या चीज़ है। टाइम कीपिंग बेसिकली एक वर्कर की टाइमिंग को रिकॉर्ड करने का एक तरीकाकार है, ठीक है। इन एन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज एक्यूरेट टाइम कीपिंग इज वेरी इसेंशियल, ठीक है। नॉर्मली रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम इज डन फॉर टू पर्पसेस, ठीक है। इसके अंदर जो है हम जो है इसकी टाइम कीपिंग क्यों करते हैं, सबसे दो इसके मेन जो है, एक तो है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेरोल पर्पसेस। टाइम कीपिंग किस तरीके से होती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पेरोल पर्पज कि अगर हमारे काम ने, लेबर ने हमारी सही काम किया या नहीं किया, ठीक है, टाइमिंग उसने कितना टाइम स्पेंड किया काम के ऊपर और क्या प्रोडक्शन की रही। फॉर कॉस्ट एनालिसिस एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कि हम उसकी जो है वो देखते हैं कि एक लेबर जो है वो एक कह लें कि डिपार्टमेंट के अंदर कितना उसने वर्क किया और उसकी वहाँ पर जो अगर हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है तो वो हमें कितनी करनी चाहिए, ठीक है। अगर फर्ज करें एक बंदा जो है वो क्या नाम है उसका, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के, सीलिंग फैन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सीलिंग फैन के हिसाब से हमने उसकी कितनी कॉस्ट उसको चार्ज करनी है। या अगर एक डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट में वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटीज़ दे रहा है तो उसकी हमने कॉस्ट उसको कैसे चार्ज करनी है, ठीक है। मीटिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि टाइम कीपिंग का प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें कि एक वर्कर जो है वो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, वो अपनी जॉब के ऊपर कितना उसने टाइम स्टे किया है उसके हवाले से, ठीक है। फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इंक्रीमेंट्स, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इन चीज़ों के हवाले से भी हमने एवेल्युएशन करनी होती है, ठीक है। फॉर प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इन चीज़ों के हवाले से भी करनी होती है कि बाज़ दफ़ा आपका लेबर जो होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसी यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो उस टाइम पे हमने उसकी जो है वो एक कॉस्ट जो है वो उसको रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट जो है वो एवेल्युएट करनी है। और ये बाज़ दफ़ा वही लेबर आपकी इनडायरेक्टली वर्क कर रही होती है तो उस टाइम पे भी हमें इस चीज़ को देखना होता है। फॉर ओवरहेड रेट्स इफ बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, ठीक है, ओवरहेड बेसिस रेट्स को भी हमने डिटरमाइन करने के लिए भी करते हैं। फॉर इन्फोर्समेंट, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, और इस तरह की जो भी हमारी वो होती हैं कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो है एक वर्कर अपने टाइम के ऊपर आए, अपना डिसिप्लिन का ख्याल करे, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम टाइम कीपिंग का प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट करते हैं और टाइम कीपिंग को हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। अब टाइम कीपिंग करने के बेशुमार पहले पीछे एक प्रोसीजर जो है वो चलते रहे हैं, जिसमें जो है मैनुअल मेथड्स जो है वो भी अडॉप्ट किए जाते थे, जिसके बाद फिर मैकेनिकल मेथड्स जो है वो भी अडॉप्ट किए जाते थे और इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स जो है वो भी अडॉप्ट किए जाते हैं। अब इसमें मैकेनिकल जो है वो तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, नॉर्मली जो है अब उन चीज़ों को कोई नहीं फॉलो करता। मैनुअल मेथड्स के जो हैं वो भी तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। अब फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसके अंदर स्मार्ट कार्ड है, जिसके अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम है, जिसके अंदर और बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैनुअल मेथड्स अगर किसी जगह पे पाया जाता है तो उसमें अटेंडेंस रजिस्टर होता है, टोकन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। टोकन सिस्टम क्या चीज़ होती है कि टोकन एलोकेट कर दिया जाता है किसी एक लेबर को, किसी एक वर्कर को, और उसकी वो जो टोकन होता है वो इनकमिंग और आउटगोइंग को वो शो करवा रहा होता है, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो रिकॉर्ड की जा रही होती है। जब यही चीज़ जो है वो रजिस्टर के ऊपर भी हम कर रहे होते हैं। क्लॉक कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो है ये उसका एक छोटा सा परफॉर्मा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो है ये देखें डेज, फिर उसके बाद टाइम, फिर उसके बाद रेगुलर टाइम जो है, इन क्या है कितने बजे आया, आउट कितने बजे हुआ, ओवर टाइम में जो है उसने इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ,
और टोटल टाइम उसने कितना लगाया, नॉर्मल टाइम उसका क्या था, ओवर टाइम क्या था। नॉर्मल टाइम से मुराद ये रेगुलर टाइम जो है शुमार होगा, और ओवर टाइम से मुराद ये ओवर टाइम वाला जो है, कि इसमें टोटल उसका जो है जितना नॉर्मल टाइम बनता है वो वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, और ओवर टाइम के अंदर जितना उसने ओवर टाइम लगाया वो लिखा जाएगा। यहाँ पे टोकन नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा जाता है, वहाँ यहाँ पे वर्कर का नाम लिखा जाता है, और यहाँ पे जिस हफ्ते का वो बनाया जा रहा होता है क्लॉक कार्ड्स उसको हम करते हैं। यहाँ पे टाइम कीपर जो होता है, यानी कि जो टाइमिंग को रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो अपने साइन करता है। यहाँ पर जो है फोरमैन जो है वो साइन करता है, और यहाँ पर पे रोल क्लर्क जो होता है वो साइन करता है। और इस चीज़ को फिर जो है वेरीफाई कर रहा होता है, जो एक वर्कर जो होता है वो भी इस चीज़ को साइन कर रहा होता है कि ये ठीक बनाई जा रही है मेरी जो है, ठीक है। उसके बाद डेली टाइम शीट जो होती है एक, ये भी बनाई जाती है, इसको डेली टाइम शीट भी बोल दिया जाता है, इसको जॉब टाइम शीट भी बोल दिया जाता है। इसके अंदर भी सेम तकरीबन चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जिसमें वर्कर का नाम, डिपार्टमेंट, टोकन नंबर, डेट, ठीक है। यहाँ पर जिस जॉब के ऊपर बंदा काम कर रहा है उसके हिसाब से वर्क कितना उसने किया, डिस्क्रिप्शन उस वर्क की क्या थी, उसमें ऑन कितना था, ऑफ कितना था, यानी कि ऑन से मुराद के कितना टाइम वो अपनी ड्यूटी के ऊपर रहा, ऑफ से मुराद कितना ऑफ टाइम ड्यूटी पे रहा, ठीक है। टोटल आवर्स उसने कितने लगाए, ओवर टाइम उसमें कितना था, ठीक है। फिर उसकी रेट क्या डिफाइन था, और उसकी टोटल अमाउंट क्या बनती है। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल आवर्स उसके कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, फिर उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है, फिर उसको वर्कर साइन करता है, फिर उसके बाद फोरमैन साइन करता है। तो ये परफॉर्मा है जो नॉर्मली कंपनीज या फैक्ट्रीज के अंदर अडॉप्ट किया जाता है। अब ये चीज़ें जो है ये पहले अगर मैनुअल पहले मेंटेन होती थी, आजकल यही चीज़ें तकरीबन जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड भी आ गई हैं, ठीक है। कि इसको जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर अगर कुछ जगहों पे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है तो उसमें आपने थंब इंप्रेशन के ज़रिए से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये मैंने छोटा सा आपके साथ में जो है एक पे रोल के हवाले से जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। इसी लेक्चर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपने सेकंड पार्ट में जो है कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। आप लोग जो है इस टॉपिक को जो है कोशिश करें कि ध्यान से स्टडी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आप किसी भी जो कोई भी एम्प्लॉय होता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिकेटेड कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, पे रोल से उसका कहीं ना कहीं वास्ता जरूर पड़ता है, या वो ले रहा होता है या वो दे रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ों की जो है वो हौल होनी चाहिए, और इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो वो डिस्कशन बोर्ड के ऊपर जाकर डिस्कस की जा सकती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।